इस बीच बातचीत करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गुप्ता जुड़ गए हैं। डॉक्टर अंकुर गुप्ता, बहुत स्वागत है आपका टीवी 100 पर। थैंक यू पूजा। डॉक्टर अंकुर, सबसे पहले मैं ये समझना चाहूंगी, महामारी के दौरान देखा जा रहा है कि फंगस इन्फेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इसकी क्या वजह है और किस तरह से इससे लड़ना चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए उपाय? देखिए पूजा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ कि म्यूकरमाइकोसिस होता क्या है। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि बहुत ही रेयर पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये अभी कोविड स्टार्ट हुआ है इसलिए ये वायरस, ये जो फंगस है वो अभी देखा जा रहा है। ये इससे पहले भी देखा जाता था हमारे देश के अंदर, पर बहुत ही रेयरली देखा जाता है। तो जो ये म्यूकरमाइकोसिस है, ये एक रेयर और बहुत ही खतरनाक फंगस है। खतरनाक इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर इसको सही प्रकार से, सही टाइम से अगर इसका ट्रीटमेंट ना हो तो ये इससे हमारी आंखों की रोशनी भी आ सकती है और हमारे ब्रेन में भी स्प्रेड होने के कारण से इससे इंसान की जान भी जा सकती है। तो ये बहुत ही रेयर फंगल इन्फेक्शन है, बहुत ही खतरनाक फंगल इन्फेक्शन है, जो कि कुछ ग्रुप्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस ग्रुप ऑफ फंगस होते हैं जो कि इस बीमारी को कॉज करते हैं। जो ये फंगस है ये हमारे वातावरण में होता है नॉर्मली, और ये एक नॉर्मल इंसान को अटैक इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। उसके अलावा ये जो ये फंगस है ये हमारे कैसे कैसे हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है। सबसे पहली बात तो ये नोज के थ्रू हमारे नाक में आ सकता है, नोज के थ्रू ये हमारे साइनस में आ सकता है, साइनस के थ्रू ये हमारी आई में जा सकता है, और आई के थ्रू ये हमारे ब्रेन में भी आ सकता है। जब हम सांस लेते हैं तो नोज के द्वारा ये हमारे लंग्स के अंदर भी आ सकता है। उसके अलावा ये स्किन में हमारे अगर कोई वुंड है या फिर कोई इन्फेक्शन है तो ये स्किन में भी कहते हैं घुस सकता है और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। अब कौन कौन लोग हैं जो कि नॉर्मली बात कर रहा हूँ, मैं अभी कोविड के बारे में नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली कौन कौन लोग हैं जो कि इस फंगस से फंगस इन्फेक्शन को ले सकते हैं। सबसे पहली बात, जो लोग अनकंट्रोल डायबिटीज शुगर लेवल है जिसके अंदर, वो लोग बहुत ज्यादा प्रोन है इस फंगस इन्फेक्शन के होने के चांसेस इन लोगों में। इसके अलावा जो लोगों को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारियां हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बीमारियों का कहने का मतलब है कि जैसे HIV जिसको हम एड्स भी बोलते हैं, या फिर किसी प्रकार का कैंसर हो आपकी बॉडी में, या फिर कोई आपने ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया हो, ये कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी बॉडी को इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज करती हैं। तो ये लोग ज्यादा चांसेस हैं इन लोगों में ये इस प्रकार का फंगस होने में। अब हम कोविड पे आते हैं। कोविड में ये जो इन्फेक्शन है फंगस का, ये थोड़ा सा बढ़ गया है। इसके जो केसेस हैं हमारे देश में पाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही क्या कहते हैं सोचने वाली चीजें हैं। अब ये क्यों पाए जा रहे हैं? ये इसलिए पाए जा रहे हैं, सबसे पहला कॉज तो डेफिनेटली हमारा क्या कहते हैं जो ब्लड शुगर लेवल है वो काफी हाई रहता है, अनकंट्रोल रहता है, जिसके कारण से ये फंगस जो है वो हमारे बॉडी में आ सकता है। इसके अलावा स्टेरॉइड का इस्तेमाल, स्टेरॉइड इस समय एक बहुत कॉमन दवाई है जो कि लोग अपने घरों में भी इस्तेमाल कर रहे हैं बिना डॉक्टर की सलाह से, या फिर अगर वो हॉस्पिटल के अंदर भी हैं तो उनको बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड दिए जाते हैं। तो स्टेरॉइड से मेनली हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी होती है वो कम होती है, उससे शुगर लेवल हाई होता है, तो हम ज्यादा इस फंगस को इन्फेक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा कि आजकल कोविड पेशेंट्स में ऑक्सीजन थेरेपी बहुत दी जा रही है। अगर हम ऑक्सीजन थेरेपी की बात करें तो ऑक्सीजन जब थेरेपी देते हैं तो हम ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करते हैं, और ह्यूमिडिफाई करने के लिए हम एक वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी का इस्तेमाल करते हैं, जो कि अगर सही टाइम पे चेंज ना किया जाए या फिर अगर वो गंदा है तो उसके कारण से भी कहते हैं ये फंगस आपकी बॉडी में आ सकता है। या फिर जो मास्क आप इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी में, वो अगर गंदा है, काफी समय से चेंज नहीं हुआ है, क्लीन नहीं किया गया है, तो उससे भी ये फंगस आपकी बॉडी में आ सकता है। उसके अलावा जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं आजकल बहुत इस्तेमाल हो रहे हैं घरों में या हॉस्पिटल्स में, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के अंदर जो पानी का जो वेसल होता है, अगर वो लंबे समय तक अगर सही तरीके से उसको चेंज ना किया जाए तो उसमें भी फंगस ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं और उससे आपको फैल सकता है। इसके अलावा बहुत हाई मात्रा में आपको एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, हाई एंड एंटीबायोटिक्स दी जा रही हैं, या फिर बहुत सारे ऐसे इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स हैं जिनका इस्तेमाल कोविड में किया जा रहा है। तो ये भी एक कारण है, ये भी कारण है जिसके कारण से ये फंगस का जो ग्रोथ है या फिर जो म्यूकरमाइकोसिस केसेस हैं हमारे देश में सडनली बढ़ गए हैं। लेकिन डॉक्टर अंकुर, देखा गया है कि जैसा कि आपने भी बताया कि इम्यूनिटी, इस वायरस की वजह से हमारे इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से ये सीधे अटैक करता है। लेकिन सवाल इस बात का भी है कि जो लोग ठीक होकर अपने घर लौट रहे हैं उनमें ये ज़्यादा पाया जा रहा है।
हाँ पूजा, दरअसल ये यूजली क्या कहते हैं, देखिए जैसे जिस प्रकार से हमारे देश में जो डबल म्यूटेंट वायरस है जो काफी खतरनाक है और इस समय रिस्पॉन्सिबल है मैक्सिमम केसेस के लिए, उससे डेफिनेटली हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो कम हो जाती है वो एक कारण है जिसके कारण से ये फंगस इन्फेक्शन हम ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे कारण जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि हाई ब्लड शुगर है या फिर अनकंट्रोल्ड कहते हैं स्टेरॉइड का इस्तेमाल है, सही प्रकार से हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो डाउन हो रही है, हम सही प्रकार से इस चीज का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसके कारण से भी कहते हैं ये हमारी बॉडी में आ रहा है। लेकिन इससे बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किसी बीमारी को होने से पहले ही हम उससे बचाव कर लें। पूजा देखिए, इसका जो बचाव है वो 2 लेवल पे हो सकता है, एक हॉस्पिटल लेवल पे और दूसरा आपके आफ्टर जब आप डिस्चार्ज होते हैं घर पे हो सकता है। हॉस्पिटल लेवल पे हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं? हॉस्पिटल में सबसे पहली बात तो आपकी जो शुगर है उसको सही प्रकार से जांचा जाए, अगर वो ज्यादा है तो उसको सही प्रकार से हम उसको मॉड्यूलेट करें, उसको सही प्रकार से दवाई देके कंट्रोल में करें। तो कंट्रोल करना शुगर लेवल का वो सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, जो स्टेरॉइड्स का जो इस्तेमाल हो रहा है उसको सही समय पे यूज करें, सही समय के लिए यूज करें और सही मात्रा में यूज करें, ये बहुत जरूरी है। अगर जरूरत नहीं है तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना करें। नंबर 3, जो हम ऑक्सीजन थेरेपी में, मास्क में जो हम पानी का इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल क्लीन स्टराइल वाटर होना चाहिए। उसके अलावा जो ट्यूब्स होते हैं ऑक्सीजन थेरेपी देने के लिए जो मास्क से अटैच होते हैं उनको भी रेगुलर टाइम पे हमें चेंज करना चाहिए या फिर उसको प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं हॉस्पिटल्स में उनका जो पानी है उसको भी सही तरीके से बदला जाना चाहिए, सही प्रकार से स्टराइल वाटर का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर आप वो एंटीबायोटिक्स और एंटी फंगल की जरूरत नहीं है तो आप उसका इस्तेमाल ना करें। उसके अलावा जो आपको इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है जैसे इंटरल्यूकिन 1 है या फिर इंटरफेरॉन बीटा है, इन सब ड्रग्स को डिसकंटिन्यू किया जाए। ये जो तरीके हैं आप हॉस्पिटल में रह के आपको बचा सकते हैं इस फंगस इन्फेक्शन से। उसके अलावा जब आप घर आते हैं, जब आप कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट हैं, अगर आप सही होके आप घर आते हैं तो सबसे पहली बात, अगर आपकी शुगर लेवल हाई है या बॉर्डर लाइन है या आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि आपकी शुगर थोड़ी सी ज्यादा रहती है या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आप अपनी शुगर लेवल को कंटिन्यूस आप उसको कंट्रोल में रखें, उसको प्रॉपरली आप उसको चेक कराएं, उसको नोट डाउन करें और अगर सही से वो ज्यादा आ रही है तो आप उसको डॉक्टर की सलाह से आप दवाई लें, उसको कंट्रोल करें। नंबर 1। नंबर 2, अपना खाने पीने में अपनी इम्यूनिटी का अच्छे से ध्यान रखें, प्रोटीन रिच डाइट लें, एग है, अंडा और दाल है, मीट है या फिर फ्रूट फल हैं, इन सब चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है। उसके अलावा जो अभी गाइडलाइंस आई हैं हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से, ICMR की तरफ से, उनका ये भी कहना है कि आपको जहाँ भी डस्ट वाला एरिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल है, वहाँ पे आप प्रॉपर मास्क वगैरह, डबल मास्क का इस्तेमाल करें। उसके अलावा जब भी आप कोई भी काम सॉइल में कर रहे हैं, मिट्टी में कर रहे हैं, जैसे गार्डनिंग हो गया, तो आप प्रॉपरली क्या कहते हैं ये ग्लव्स का इस्तेमाल करें, आप प्रॉपर फुल पैंट्स पहने, फुल स्लीव शर्ट पहने, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। उसके अलावा आप अपनी जो पर्सनल हाइजीन है, आप प्रॉपरली जो स्किन की जो हाइजीन है उसको भी ध्यान रखें, प्रॉपरली स्क्रब से नहाएं। ये सारे तरीके हैं, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर इसके लक्षण की बात की जाए, क्या कुछ इसके लक्षण है जिससे एक मरीज को पता चल जाता है कि ब्लैक फंगस है उनमें या नहीं? देखिए, ब्लैक फंगस को अगर हम ब्लैक फंगस क्यों बोलते हैं? ब्लैक फंगस को हम ब्लैक फंगस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो फंगस है जब ये आपकी बॉडी को अटैक करता है, जैसे नोज, साइनस, आई, ब्रेन, तो यहाँ पे ये नेक्रोसिस कॉज करता है। नेक्रोसिस जो नेक्रोसिस जब कहीं पे भी होता है तो कालापन क्या कहते हैं हो जाता है, जिसको इसलिए हम इसको ब्लैक फंगस बोलते हैं। इसके अगर सिम्टम्स जो पेशेंट लगता है कि वो जिनकी शुगर लेवल अनकंट्रोल रहती है या फिर लोगों ने स्टेरॉइड्स का बहुत इस्तेमाल किया है, उन लोगों को इसके सिम्टम्स के बारे में बिल्कुल पता होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को भी ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो फौरन उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं नाक की बात करूंगा। नाक में जो इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, आपको एक तो साइनोसाइटिस की दिक्कत हो सकती है, आपकी नाक ब्लॉक हो सकती है, आपके नोज से डिस्चार्ज हो सकता है, और जो ये डिस्चार्ज है वो टिपिकल या तो ब्लड स्टेन हो सकता है या फिर ब्लैक कलर का हो सकता है। उसके अलावा आपकी जो नोज है उसके ऊपर सूजन आ सकती है,
रेडनेस हो सकता है, पेन हो सकता है। उसके अलावा अगर ये साइनस में इन्वॉल्व कर रहा है तो जो साइनस वाला एरिया होता है, हमारा हाफ ऑफ द फेस होता है, उसके ऊपर भी ये क्या कहते हैं स्वेलिंग कॉज करता है या फिर रेडनेस कॉज कर सकता है, पेन हो सकता है। अगर ये अब आंखों में आ जाते हैं, आंखों में अगर ये है तो ये आंखों के आसपास सूजन हो सकती है, आंखों में पेन हो सकता है, आपका जो विजन है वो कम हो सकता है या फिर आपको डबल विजन भी हो सकता है। उसके अलावा आपको हेडेक भी हो सकता है। अगर ये मान लीजिए ब्रेन में जा रहा है तो ब्रेन में हमारे लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है, फीवर हो सकता है, हेडेक हो सकता है। और अगर ये आपके लंग्स में जा रहा है तो लंग्स के अलग सिम्टम्स होते हैं, जैसे आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो सकती है। उसके अलावा आपको चेस्ट में पेन हो सकता है, कंजेशन हो सकता है, आपको जो उल्टियां आ रही हैं उसमें ब्लड भी हो सकता है। उसके अलावा आपको चेस्ट में प्लूरल डिफ्यूजन, जिसमें हम कहते हैं कि फेफड़ों में हमारे पानी जमा हो सकता है, तो ये सब चीजें भी हो सकती हैं। तो ये अलार्मिंग सिम्टम्स हैं। जब भी किसी पेशेंट को इसमें से कोई भी सिम्टम होता है तो अपने डॉक्टर को प्रॉपरली कॉल करें, उससे बात करें, उसकी सलाह लें और उसके हिसाब से फिर हम आगे ट्रीटमेंट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ये भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी को शुगर नहीं भी है और वो कोरोना से ठीक होकर घर लौट रहा है, इस बीच उसे जो है वो इसका शिकार हो जाता है इस बीमारी का? जी नहीं, देखिए, इस बीमारी को होने के लिए कुछ कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स होते हैं। तो अगर वो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स उस पेशेंट में हैं तो डेफिनेटली वो पेशेंट वल्नरेबल है उस बीमारी को लेने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल इंसान है, उसका कोई भी उसके अंदर प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स नहीं है तो उसमें ये बीमारी नहीं हो सकती है। क्या बच्चों में भी इसका खतरा हो सकता है? अभी तक कोई ऐसी स्टडी नहीं हुई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों में होती है। ये बिल्कुल क्या कहते हैं सही नहीं है। ये अभी इसमें कोई बच्चों में इसमें इस बीमारी को लेकर कोई भी खतरा नहीं है। बिकॉज क्या इसके लिए भी कोई समय सीमा या आयु का निर्धारण है कि सबसे ज्यादा किस वर्ग को ये प्रभावित करता है? देखिए, ये मेनली जैसे कि हम जानते हैं जो ये शुगर लेवल है मेनली हमारे एल्डरली पेशेंट्स में ज्यादा पाया जाता है। तो मेनली ये 50 ईयर से ऊपर जो ये पेशेंट्स होते हैं उनमें ज्यादा पाने की इसमें क्षमता होती है, जो कि शुगर की बीमारी होती है और जिनके अंदर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज होती है। स्टेरॉइड इसमें कितना अहम रोल निभाता है इस बीमारी को और ज्यादा अग्रेसित करने के लिए? देखिए, स्टेरॉइड एक सबसे बड़ा कारण है कोविड में इस बीमारी को एग्रीगेट करने के लिए। स्टेरॉइड, एक तो सबसे पहली बात तो हम आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरों में बैठ के स्टेरॉइड्स का अपने आप उनको प्रॉपरली डोज नहीं पता है, कितने समय के लिए लेते हैं, कैसे लेते हैं, क्योंकि स्टेरॉइड्स ऐसी चीज नहीं है कि जो आपने टैबलेट ले ली 3 हफ्ते या 1 हफ्ते और उसके बाद उसको बंद कर दिया। उसको प्रॉपरली क्या कहते हैं एक तरीके से उसको टेपर किया जाता है, उसको कम किया जाता है, उसके बाद स्टॉप किया जाता है। तो ऐसे काफी लोग हैं हमारे देश में जो बिना डॉक्टर की सलाह से स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, जिसके कारण से उनकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कम हो रही है। और अगर वो बॉर्डर लाइन है या फिर वो शुगर के पेशेंट्स हैं तो उनके शुगर लेवल भी काफी शूट अप हो रहे हैं, जो कि उनको पता नहीं लग रहा है। तो स्टेरॉइड बहुत जरूरी है कि आप सही तरीके से लें, सही समय पे लें, सही समय पे लें और सही मात्रा में लें और अपनी डॉक्टर की सलाह से लें। अगर जरूरत नहीं है तो आप स्टेरॉइड्स का दुरुपयोग ना करें। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, वैक्सीनेशन को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर अंकुर, वैक्सीनेशन से इसका कितना संबंध है, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, है भी या नहीं? पूजा, वैक्सीनेशन से इसका कोई संबंध नहीं है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं और अगर उनके अंदर कोई भी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है जो कि म्यूकोरमाइकोसिस कॉज कर सकती है तो डेफिनेटली उन लोगों में हो सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन का इससे कोई भी संबंध नहीं है अभी तक। लेकिन जैसा कि देखिए, अब क्योंकि कोरोना संक्रमित भी भारी संख्या में मिल रहे हैं, ऐसे में लोग फंगल इन्फेक्शन के अभी अगर शिकार हो जाएंगे, ऐसे में बचाव बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए पूजा, ऑलरेडी अलग अलग राज्यों में बहुत सारे पेशेंट्स ऑलरेडी पाए जा रहे हैं। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो वहाँ पे ऑलरेडी 2000 ऐसे पेशेंट्स हैं म्यूकोरमाइकोसिस से जिनका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा है। या फिर हम सूरत की बात करें जिसमें वहाँ पे 40 पेशेंट पाए गए हैं, जिसमें से 8 पेशेंट ने अपनी विजन को खोया है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी 20 से 30 पेशेंट हैं, वो भी बीएचयू में पाए गए हैं, अभी रिसेंटली आपने बताया। उसके अलावा हर राज्य में 1-2 पेशेंट ऐसे ऑलरेडी आ रहे हैं। अब इसके हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो अगर हमें सही टाइम पे
अगर इस बीमारी का पता लगा लिया जाए, अगर कोई सिम्टम ऐसा होता है तो अगर हम अपना डॉक्टर इस चीज को क्या कहते हैं पकड़ता है तो इस चीज का सही प्रकार से इलाज हो सकता है। अब इसकी अगर हम ट्रीटमेंट में आए तो इसके जो ट्रीटमेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं, मेनली हम पेशेंट सबसे पहले जो डॉक्टर होता है वो कुछ इन्वेस्टिगेशन करता है पेशेंट के ऊपर, जिसमें सीटी स्कैन हो गया, नेजल एंडोस्कोपी हो गई, और नेजल एंडोस्कोपी के दौरान जो भी क्रस्ट वगैरह अगर पाया जाता है तो उसको हम जांच के लिए भेजते हैं, या फिर हम सीटी स्कैन करके पता कर सकते हैं कि ये बीमारी कहाँ कहाँ पे फैल रही है, कहाँ कहाँ नेक्रोसिस कॉज कर रही है। अगर हम ट्रीटमेंट का बात करें प्रोटोकॉल, तो उसके 2-3 प्रकार की ट्रीटमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तो एक जनरल ट्रीटमेंट है। जनरल ट्रीटमेंट में मेनली हम जो शुगर लेवल है उसको हम ठीक करते हैं। उसके अलावा जो कोई भी ऐसी एंटीबायोटिक या स्टेरॉइड चल रहे हैं जिसको जरूरत नहीं है उसको हम बंद करते हैं, या फिर कोई भी इम्यूनोमोड्यूलेटर कोई ड्रग चल रहा है उसको भी हम स्टॉप करते हैं। उसके अलावा फिर हम मेडिकल ट्रीटमेंट में आते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को प्रॉपर्ली हाइड्रेट करते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जो ट्रीटमेंट है घर पे बैठ के नहीं हो सकता है कि आपका डॉक्टर आपको म्यूकोरमाइकोसिस की टैबलेट लिख दे और आप खा लें इतने दिन और आप ठीक हो जाएं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर एडमिशन की जरूरत है हॉस्पिटल के अंदर। मेडिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट को प्रॉपर हाइड्रेट किया जाता है। उसके बाद इसमें हम इन्फ्यूजन देते हैं जो कि एम्फोटेरेसिन बी का इन्फ्यूजन होता है, जो कि एंटी फंगल ट्रीटमेंट है। ये 4 से 6 हफ्ते तक आपको चलता है। अगर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये बीमारी जांच के दौरान काफी फैली हुई है, जो ऑलरेडी नेक्रोसिस पैदा कर रही है, तो उन केसेस में हम सर्जिकल डिब्राइडमेंट करते हैं। सर्जिकल डिब्राइडमेंट का मतलब है कि हम सर्जरी के द्वारा जो भी चीजें नेक्रोज हो चुकी हैं हम उसको हटाते हैं, जिससे कि पेशेंट की जान बच सके। जी, लेकिन डॉक्टर साहब क्या ऐसा भी है कि किसी एक पार्ट को ये प्रभावित करने के बाद ये हमारी पूरी बॉडी को प्रभावित कर सकता है, अगर इस पर समय रहते ध्यान न दिया जाए, और जान का भी खतरा हो सकता है? जी पूजा, अगर देखिए सबसे पहले ये फंगस है वो सबसे पहले आपकी नोज को अटैक करता है, क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि ये फंगस हमारे इन्वायरमेंट में है, तो हम जब सांस लेते हैं तो सबसे पहले ये हमारी नोज में जाता है। अगर ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स वाले पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ मैं, वहां पे हमारी नोज के द्वारा ये हमारे साइनस में जाता है। साइनस में अटैक करने के बाद ये धीरे धीरे करके, क्योंकि साइनस से ही हमारा क्या कहते हैं जो हमारी आंखें हैं वो अटैच होती है, जस्ट एक बोनी बॉल होती है, उससे दोनों अलग होते हैं। अब ये धीरे धीरे करके हमारे साइनस को अटैक करता है, वहां पे जो ये बोन होती है उसको खाना स्टार्ट करता है। फिर ये हमारी आंखों में जाता है। आंखों का जो नर्व है, आंखों का जो फैट है, आंखों का जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं उनको खाना स्टार्ट कर देता है। फिर जैसे कि आंख और हमारा जो ब्रेन है वो भी एक बोन से अलग होता है, तो फिर धीरे धीरे करके वो उस बोन को खाना स्टार्ट करता है और फिर ये ब्रेन में भी फैल सकता है, जिस कारण से ब्रेन में फैलने के कारण से किसी भी इंसान की जान जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। आंख में फैलने से जो पेशेंट है उसकी जो विजन है वो भी जा सकती है। तो ये एक खतरनाक बीमारी है, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के ऐसे सिम्टम्स हैं और अगर आप वनरेबल पेशेंट हैं इस बीमारी को पकड़ने के लिए, तो आपको बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है। लगभग कितना समय लग जाता है इस बीमारी को पहचान करने में? मान लीजिए आपने कहा जैसा कि सीधे ये नोज से अटैक करता है, अगर मान लीजिए आपने जैसा कि कहा कि रेड हुक पड़ सकता है और भी कुछ आपने सिम्टम्स बताए, लेकिन सवाल इस बात का है कि पहचान कोई कैसे करे कि यही बीमारी है या फिर कुछ और बीमारी है? क्योंकि नॉर्मली भी देखा गया है कि लोगों की जो नाक है वो कई बार लाल हो जाती है, सूजन आ जाता है, तो ये ज़रूरी है कि ये बीमारी है या नॉर्मल ऐसे हुआ है, इसके बीच अंतर कैसे किया जाए? देखिए, सबसे पहली बात तो जो वनरेबल पेशेंट्स हैं उनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। जो नॉर्मल पेशेंट्स हैं उनको इतना नहीं सोचना है इसके बारे में। डेफिनेटली कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी नोज की प्रॉब्लम्स होती हैं जो एक नॉर्मल पेशेंट में हो सकती है, उस चीज को इस चीज से कोई कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। अगर आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर से फोन पे बात कर सकते हैं, या फिर आजकल आप मीडिया के थ्रू इतनी सारी नॉलेज दी जा रही है उसके थ्रू भी आप नॉलेज ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स आपके अंदर हैं और आप इस फंगस को लेने के क्षमता रखते हैं, तो आपको सबसे पहले नोज के अंदर, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी नोज ब्लॉक हो रही है, आपको फीवर आ रहा है, आपको हेडेक हो रहा है, आपकी पूरी नोज और एक साइड फेस पे बहुत ज्यादा रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, नमनेस आ रही है, बिल्कुल एक तरह से कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है एक पार्ट में। एग्जैक्टली महसूस नहीं हो रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अगर पेशेंट टच करता है
एक तरफ तो उसको बिल्कुल महसूस नहीं होता है, अगर दूसरी तरफ वो टच करता है तो उसको महसूस हो रहा है। तो अगर पेशेंट को एक तरफ नमनेस हो रही है तो ये एक, और आपके नोज से डिस्चार्ज हो रहा है ब्लैक कलर का या फिर ब्लड स्टेन टाइप का, आपकी आंखों में थोड़ा सा स्वेलिंग वगैरह हो रही है, भारीपन हो रहा है, फीवर हो रहा है, या फिर बहुत ज्यादा क्या कहते हैं आपको विजन सही से दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लड विजन हो रहा है या डबल विजन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको फौरन आपके डॉक्टर को कॉल करना चाहिए। क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी आंखों के सामने अचानक से अंधेरा छा जाए, इस तरह के भी सिम्टम है इसके? देखिए, अचानक से नहीं होता है, ये स्लोली स्लोली डेवलप करता है। सबसे पहले डेफिनेटली ये ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपकी आंखों में पहुंच जाएगा, उससे पहले ये आपकी पहले नोज में सिम्टम्स दिखाएगा, उसके बाद आपके साइनस में, देन आपकी आंख में। तो पहले हमें अगर हमारे कोई नोज और साइनस के ऐसे सिम्टम है जो हम जल्दी से पता कर लेते हैं तो ये आंखों में जाने से और ब्रेन में जाने से बच सकता है। लगभग कितने दिनों में इस बीमारी के लिए एक मरीज को इलाज कराना पड़ जाता है? कितना समय लग जाता है अगर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें एक मरीज को ठीक होने में इस बीमारी से? देखिए, जो मिनिमम जो उसका प्रोटोकॉल है मेडिकेशन का, वो 4 से 6 हफ्ते इसमें हम इन्फ्यूजन के द्वारा एम्फोटेरेसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, वो हम देते हैं। 4 हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद की बात कर रहे हैं आप डॉक्टर साहब? एग्जैक्टली, भर्ती होने के बाद, क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है वो हॉस्पिटल में ही किया जा सकता है, घर बैठे नहीं होता है। तो अगर हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट एडमिट होता है तो अराउंड 4 से 6 हफ्ते यानी 2 महीने तक आप मान लीजिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, और इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट भी आते हैं अगर सही टाइम से अगर इस बीमारी को पकड़ा जाए तो। मान लीजिए कि बहुत देर हो गई है बीमारी को पकड़ने में, नहीं पता चल पाया एक मरीज को कि इस तरह की बीमारी हो रही है, तो उसको कितनी गंभीर सिचुएशन हो सकती है और किस तरीके से डॉक्टर के सामने बड़ी चुनौती बन जाती है इसको जल्द से जल्द ठीक करना? देखिए, अगर हम इसको सही टाइम पे नहीं पकड़ें तो डेफिनेटली ये हमारी नोज के अंदर, हमारे साइनस के अंदर नेक्रोसिस करना स्टार्ट कर देता है। जितनी भी वॉल हैं साइनस की या फिर म्यूकोजा है, तो उन सब चीजों को ये खाना स्टार्ट कर देता है, एंड उसके बाद ये हमारी आईज में पहुंच जाता है, जहाँ पे ये नर्व्स को, फैट को, आंखों की अलग कंपोनेंट्स को ये खाना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा आई साइट भी आ सकती है। तो ऐसे बहुत से केसेस पाए गए हैं। जैसे मैं सूरत की बात करूंगा, जहाँ पे 40 केस थे, जिसमें से 8 केसेस में उन्होंने अपनी आई साइट खोई है। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमें किसी पर्टिकुलर पार्ट को निकालना पड़े, जैसे नोज का कोई पार्ट हो सकता है, इसको हमें निकालना पड़े जो कि सड़ गया है या फिर खराब हो गया है, या फिर जबड़ा भी इसमें काफी इन्वॉल्व होता है, तो जबड़े को भी निकालना पड़ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आंखों का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, बहुत ज्यादा होने की वजह से कंप्लीटली हमारी आईसाइट चली जाए और हमें आंख को भी निकालना पड़ सकता है। तो डॉक्टर के सामने डेफिनेटली एक चैलेंजिंग होता है, पर अगर सही टाइम पे हम सही प्रकार से सारी चीजें अगर करें तो इसको काफी हद तक हम रोक सकते हैं। यानी कि डॉक्टर साहब, ये बहुत गंभीर बीमारी है और लोगों को समय रहते इसको पहचान भी करनी होगी। बहुत शुक्रिया चर्चा करने के लिए और टीवी 100 पर अपना कीमती समय देने के लिए।